दो जनप्रतिनिधि हैं ऋषिकेश में, एक तरफ अनिता मंगाई जी हैं, दूसरी तरफ प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। क्रेडिट कौन ले जाएगा? इसका क्रेडिट जाएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। ये कहा गया कि जितनी भी पदाधिकारी नियुक्त हुए या जितने पदाधिकारी बने वो सब के सब निशंक जी की टीम के थे। निर्णय में निशंक जी की सहभागिता भी है, उसमें आदरणीय प्रेम जी की सहभागिता भी है, उसमें त्रिवेंद्र जी की सहभागिता भी है और अपने जितने नेता हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं सबकी सहभागिता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि G20 क्या है, आसान भाषा में, ताकि हमारी जनता समझ सके। ये एक मार्केटिंग का हिस्सा है। किसकी मार्केटिंग? ये ग्लोबल मार्केटिंग, पूरे देश, पूरे इंडिया की मार्केटिंग करके हम इंडिया के पर्यटन को किस प्रकार हम पूरे विश्व में हम फैला सकते हैं। बात यह है कि टूरिज्म तो ऑलरेडी इतना बढ़ा हुआ है कि सरकार संभाल नहीं पा रही है। कैसे? क्योंकि जब इतने लोग आते हैं, इतना जाम हो जाता है, तो आपको नहीं लगता कि पहले ये व्यवस्था करनी चाहिए कि अगर टूरिज्म बढ़ जाए अचानक ऋषिकेश में, तो उस जाम को कैसे मेंटेन किया जाए? मैं इसे स्वीकार करने में मुझे कोई परहेज नहीं है कि अगर अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं उन पर मुझे लगता है कि अभी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके मन का उनका डर का भाव उनके मन में है नहीं। ये विचारणीय विषय है। तो सबसे पहले किसकी कुर्सी खत्म करने की कोशिश करेंगे आप? अगर यहाँ पर दो लोग, अनिता मंगाई जी या फिर प्रेमचंद अग्रवाल? अभी मेरी भूमिका भारतीय जनता पार्टी के जिला भविष्य की बात की मैंने, अभी की बात ही नहीं। मेरा अभी कार्यकाल 2 साल का और बचा है। ऋषिकेश में G20 की तैयारियां जोरों शोरों पर है। जहां कहीं भी ऋषिकेश में अगर आप जाएंगे तो आपको G20 का बोर्ड बैनर लगा हुआ मिल जाएगा और इसकी अगुवाई कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ऋषिकेश में जब मैं हूं तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये पूरी बात, इसके बारे में पूरा डिस्कशन हम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से कर लें। अब आप ये सोचेंगे कि ऋषिकेश जिला कैसे बन गया? तो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अलग जिला है। रविंद्र सिंह राणा जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं मैं। नमस्कार। और आपसे सबसे यही जानना चाहता हूं मैं, शुरुआत करेंगे G20 पर, लेकिन जब बात होती है कि हमने बना दिया संगठन के दृष्टिकोण से जिला, तो जितने भी जिले बनते हैं संगठन अपने तरीके से बनाता है। मैं कहता हूं जब संगठन उसी का है जिसकी सरकार है, तो उसको संगठन के दृष्टिकोण से ही जिला बनाना चाहिए या सच में जिला बना देना चाहिए? निश्चित रूप से ऋषिकेश क्षेत्र की जनभावना ऋषिकेश को प्रशासनिक जिला बनाने की भी है। समय समय के इसको लेकर आंदोलन भी हुए, उन आंदोलनों में हमने भी सहभागिता कहीं ना कहीं निभाई है। और आपको यह जानकारी होगी तो एक संकल्प पत्र माननीय मुख्यमंत्री साहब से प्रेषित भी किया गया है। उसमें ऋषिकेश जिला को भी प्रशासनिक जिला बनाने का एक उनका मन में भाव है। और शायद हो सकता है, ये मेरा अपने व्यक्तिगत है, कि जो संगठन का जिला ऋषिकेश बना है और अन्य जैसे रुड़की भी एक नया जिला बना है, उसी को लेकर कहीं ना कहीं हमारी एक्सरसाइज है। और दूसरा, पार्टी का काम अच्छी ऊर्जा से हो, जमीनी स्तर पर हो, धरातल स्तर पर हो, कार्यकर्ताओं का समावेश ज़्यादा हो पाए, ये मन में भाव है। और ये पार्टी की कोई बहुत बड़े स्तर की पार्टी होगी, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को काम मिल पाए, ये मन में भाव है। कार्यकर्ता को काम मिल पाए यह भाव है, या जनता को काम मिल पाए यह भाव होना चाहिए? देखो, निश्चित रूप से जब कार्यकर्ता काम करेगा, सब लोग सामाजिक क्षेत्र में काम कार्यकर्ता करें। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा ना सिर्फ? नहीं, मैं कह रहा कार्यकर्ता हूं कि जो युवा है, जो बेरोजगार हैं, युवाओं को काम मिलना जरूरी है, या भारतीय जनता पार्टी में आकर के काम करो, या भारतीय जनता पार्टी का? मैं इस राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूँ जी। ये जो आपका प्रश्न है, ये वैसे तो आपको जनप्रतिनिधि से पूछना चाहिए। हाँ। क्योंकि मैं तो राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूँ और मेरा दायित्व बनता है कि पार्टी को कैसे मजबूत करें। इस नाते मैंने आपसे कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता को काम मिले, युवा हमारे साथ अच्छी संख्या में जुड़ें, महिलाएं हमारे साथ अच्छी संख्या में जुड़ें, बुजुर्गों को हमें आशीर्वाद मिले, ये सोच लेकर पार्टी ने काम किया है और निश्चित रूप से हमें इसका कहीं ना कहीं लाभ भी मिल रहा है। आज मैं अपने ऋषिकेश जिले के संबंध में अगर बात करूँ तो आपने हमारे प्रत्येक कार्यक्रम में देखा होगा, बड़ी संख्या में हमारे युवा साथी, महिलाएं हमारे साथ पार्टी में कहीं ना कहीं सहभागिता करती नजर आती हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हम वर्षों में 365 दिन काम करने वाले लोग हैं। समाज के क्षेत्र में काम करना हमारा आदत में शुमार हो चुका है। कोई भी अगर कोई संघर्ष हो, कहीं पे कोई काम हो, कहीं पे अगर प्रशासन के लिए सेतु का काम करना हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको हर जगह मौजूद लगेगा। तो लेकिन ऋषिकेश को जिला, अगर देखिए, अभी आपने कहा कि अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपने कह दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति राजनीतिक
संगठन से जुड़ा हुआ रहता है तो उसकी इच्छा कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि बनने की भी होती है। इन केस अभी मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि किस पद के लिए आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो एक अलग बात है, उसके विषय में बाद में बात करूंगा। आप कभी जनप्रतिनिधि अगर बनते हैं तो क्या आप ऋषिकेश को जिला बनाने के लिए वो जद्दोजहद करेंगे? 100% करूँगा और अभी भी कर रहा हूँ। अभी भी हाँ, जिस स्तर में मुझे बात करनी होती है और जिस मंच में मुझे लगता है कि मुझे ये बात रखनी चाहिए, उस उचित मंच में ये बात मैं रखता हूँ। सरकार चूंकि आपकी है, सरकार आपकी है भाई, स्टेट में भी सेंटर में भी, यहाँ तक कि आपके ही कैबिनेट मंत्री हैं, तो उस कंडीशन में आपको नहीं लगता कि भाई अगर आपकी इच्छा है, विलिंगनेस है, अगर आपकी पार्टी की विलिंगनेस है, आपकी पार्टी का मन है, तो वो तो तुरंत बना सकते हैं। आपका कहना 100% सही है, लेकिन कहने भर से जिला बन जाए ये संभव नहीं है। हाँ, एक जिला को बनाने में लगभग 4,000 करोड़ का लगभग कहीं ना कहीं व्यवस्था करनी पड़ती है और उत्तराखंड जैसा छोटा स्टेट, ये इतना बड़ा बजट का इंतजाम करना ये कहीं ना कहीं अभी संभव नहीं है। लेकिन संगठन के मन में, सरकार के मन में भाव है कि छोटे जिले बनेंगे तो राज्य का विकास ज़्यादा तेज गति से होगा, ये भाव है। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में भाव है कि जैसे कोरबा जिले की बात आती है, ऋषिकेश जिले की बात आती है, अन्य भी जो जिले में हैं, उन जिलों के लिए मन में भाव है, उनके लिए व्यवस्थाओं की कहीं ना कहीं तैयारी चल रही है। अब वो होगा निश्चित रूप से, कब होगा मैं ये नहीं कह सकता। संगठन स्तर पे जहाँ तक मैं संगठन स्तर जहाँ तक मुझे कहना चाहिए मैं कहता हूँ, और मैं ही नहीं, अन्य जो हमारे ऋषिकेश के लोग हैं, चाहे वो किसी दल के लोग भी हैं, सबके मन में भाव है कि ऋषिकेश को जिला बनना चाहिए। क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से आप देखेंगे गंगा पार वो आपका पौड़ी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, आपका चंद्रभागा पार लगभग वो टिहरी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, लेकिन सबका मार्केट ऋषिकेश है। बिल्कुल। और आर्थिक रूप से भी ऋषिकेश को ही सबको सहूलियत होती है, वेल नोन प्लेस है। हाँ, इसलिए अब क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से अगर आप G20 के संबंध में बात करें, मुझे याद है जब G20 का कार्यक्रम यहाँ पर ऋषिकेश में तय हुआ था तो नाम आया था ऋषिकेश का, लेकिन ऋषिकेश में कोई कार्यक्रम नहीं था। और इस बात को लेकर 16 फरवरी को जब हमारी पहली परिचय बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी थी, उस दिन मैंने हमारे ज़िले की जो पूरी टीम थी, हमारे सारे मंडल दस्ते, हमारे ज़िले की पूरे पदाधिकारी थे, जो हमारे ज़िले के अंतर्गत प्रदेश के पदाधिकारी थे, उन सबको लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री के आवास में मैंने भेंट की थी। और पहला निवेदन उनसे मैंने किया था, भाई साहब कि ऋषिकेश का नाम तो हो रहा है लेकिन ऋषिकेश में कार्यक्रम नहीं हो रहा है, तो आप आग्रह है आपसे कि जो जुलाई में जो कार्यक्रम होगा कम से कम वो तो ऋषिकेश में हो जाए। एटलीस्ट जो त्रिवेणी घाट हमारा बहुत प्राचीन क्षेत्र में है और ये ऐसा स्थान है जहाँ पे 3 नदियों का समागम होता है। इस नाते इस पौराणिक स्थल की कहीं ना कहीं महत्ता होनी चाहिए, इसका नाम भी पूरे विश्व में जाना चाहिए। तो मैं धन्यवाद प्रेषित करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री तुरंत फ़ोन उठा के, 16 फरवरी की बात कर रहा हूँ उस समय, तुरंत फ़ोन उठा के PMO जो संबंधित अधिकारी उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने सीधा स्पष्ट उनका आग्रह था कि भाई ऋषिकेश जो है हमारी पौराणिक धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है, तो यहाँ पे एक कार्यक्रम होना चाहिए, चाहे हम उसे गंगा जली भेंट करने का कार्यक्रम करते हैं, आरती का कार्यक्रम करेंगे, ये कार्यक्रम होना चाहिए। तो मैं अपने पूरे संगठन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, आपके माध्यम से धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपका प्रयास रंग लाया और आज G20 हमारे ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में हुआ। और जो आज ऋषिकेश का जो सौंदर्यीकरण हुआ है, निश्चित रूप से इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं माननीय मुख्यमंत्री जी देना चाहता हूँ। अच्छा, G20 को लेकर के पूरा मार्केट है, अलग अलग तरीके से उसको पूरा डिज़ाइन कर दिया गया, सबके बोर्ड चेंज कर दिए गए, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह से जैसे सजाया जाता है उस तरह से सजा दिया गया। पहली चीज़ ये है कि जो जनता है, जनता को ये ज़रूर समझाना पड़ेगा कि आखिर G20 है क्या। तो मैं जानना चाहता हूँ कि G20 क्या है, आसान भाषा में, ताकि हमारी जनता समझ सके कि आखिर किस वजह से इतना सजाना धजाना, इतना बेहतर बनाना, इतना उसके लिए प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत पड़ रही है, वो G20 है क्या? आज के ग्लोबल जो आपका इकोनॉमी चल रही है जी। और मेरे शब्दों में जितना मुझे ज्ञान है उसके आधार पर अगर मैं कहूँ, ये एक मार्केटिंग का हिस्सा है। किसकी मार्केटिंग? ये ग्लोबल मार्केटिंग, पूरे देश की, पूरे इंडिया की मार्केटिंग। हम इंडिया के पर्यटन को किस प्रकार हम पूरे विश्व में हम फैला सकते हैं। निश्चित रूप से जब हमारा बाहर का पर्यटक आएगा ऋषिकेश में, और ऋषिकेश तीर्थ नगरी है, ऋषिकेश का जब नाम पूरे विश्व में जाएगा, निश्चित रूप से यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म बढ़ेगा तो आर्थिक स्रोत नए नए लोगों के मिलेंगे, चाहे वो कोई चाय की दुकान लगाए, चाहे पकड़ दुकान, कोई अपना ट्रेवलिंग का काम करे, रोजगार मिलेगा। तो ये एक तरह से देश को तरक्की के रास्ते पे बढ़ाने का काम है। लोगों को रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को हाथों को काम मिले, ये
उसकी एक एक्सरसाइज मात्र में, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ। अच्छा। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि G20 का कार्यक्रम इतने विविध इस तरह हम लोग देख रहे हैं। G20 के कार्यक्रम पहले भी होते थे, होटलों में बंद कमरों में होती, एसी कमरे में होते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था, और आसपास ही सारी सुख जाग चौबंद व्यवस्था होती थी और लोग करके चले जाते थे। 2-4 दिन पेपर की हेडलाइन बनती थी, लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन जब से माननीय मोदी जी ने इसके अध्यक्ष बने हैं G20 के, आज जिस स्तर पर पूरे देश में G20 के कार्यक्रम का एक्सपोजिशन हो रहा है, हर जगह हो रहा है, मैं समझता हूँ कि अपने आप में अनुपम अनूठा है। और ये प्रयोग निश्चित रूप से आज जो भारत की छवि को वैश्विक स्तर पे बहुत आगे बढ़ाने वाला काम कर रहा है। G20 में जो 20 देश व एक यूरोपीय संघ और साथ में 19 देश जो शामिल हैं, अब आप कह रहे हैं मार्केटिंग के लिए, पर्यटन के लिए, चलिए मैं एक बाकी सारे विषयों को छोड़ करके कि G20 के अंदर जाने की बजाय मैं बिल्कुल बाहर आता हूँ और इसके जो मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, जो आपने बोला कि इससे क्या होगा कि आपके पर्यटन बढ़ेगा, आपका टूरिज़्म बढ़ेगा। बात ये है कि टूरिज़्म तो ऑलरेडी इतना बढ़ा हुआ है कि सरकार संभाल नहीं पा रही है। कैसे? क्योंकि जब इतने लोग आते हैं, इतना जाम हो जाता है, तो आपको नहीं लगता कि पहले ये व्यवस्था करनी चाहिए कि अगर टूरिज़्म बढ़ जाए अचानक ऋषिकेश में, तो उस जाम को कैसे मेंटेन किया जाए? और ये बात, इस बात से मैं समझता हूँ कि हर कोई वाकिफ़ है, बहुत अच्छे से जानते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है कि जब यहाँ पे आपका सीजन चलता है, यात्रा सीजन चलता है, और विशेषकर जब से यहाँ राफ्टिंग का हब ऋषिकेश बना है, बिल्कुल। और अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विशेषकर, वैसे तो पूरे देश से आते हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का आवागमन निश्चित रूप से बहुत बड़ा है पिछले कुछ सालों में। और ये बड़ा है क्यों? क्योंकि आज माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में जो सड़कों का काम हुआ है, उससे लोगों का आवागमन बड़ा सुलभ हो गया। तो उससे एक काम अच्छा हुआ, पर दूसरा काम बिल्कुल, मैं आप ही की बात पे आ रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि ऋषिकेश में इसके लिए योजनाएं चल रही, ऋषिकेश में इसकी योजनाएं चल रही हैं। कुछ कामों में दिक्कत आई, निश्चित रूप से दिक्कत मैं मानता हूँ, कहीं ना कहीं अधिकारियों की अकर्मण्यता उसमें दिख रही है। और अधिकारियों की है या नेताओं की नहीं है? निश्चित रूप से मैं इसे स्वीकार करने में मुझे कोई परहेज नहीं है कि अगर अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं उन पे मुझे लगता है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके मन का उनका डर का भाव उनके मन में है नहीं। ये विचारणीय विषय है। और क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं खुद ही, आज ही मैं सुबह जब ऋषिकेश तब जा रहा था, और लगातार लगभग 1.5 साल से काम चल रहा है ऋषिकेश से चौड़ीकरण, मार्ग के चौड़ीकरण का, अभी तक उस पर काम पूरा नहीं हो पाया, जबकि कोई इतना बड़ा काम नहीं है। अगर अधिकारी चाहें, जब G20 में आपने देखा होगा पिछले 1 हफ्ते में 10 दिन में पूरे ऋषिकेश की सूरत बदल गई, तो क्या ये चौड़ीकरण का काम नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की उदासीनता इसमें नजर आ रही है। जबकि आपने माननीय मंत्री जी ने पिछले दिनों बहुत बुरी तरह अधिकारियों को टाइट किया था, और उन्होंने 15 जून की डेडलाइन भी दी थी, लेकिन अभी तक भी काम नहीं हो पाया। तो ये विचारणीय विषय है, और मैं तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपने जो भी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा, ऐसे अधिकारियों पर दंडात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। चलिए, तो ऋषिकेश जिला के जिलाध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से सड़कों का चौड़ीकरण किया जाए, ताकि आने वाले जो यात्री हैं, जाहिर सी बात है आप G20 सम्मेलन कर रहे हैं, यहाँ पे लोग आएंगे, आपका टूरिज्म बढ़ेगा, तो जितना टूरिज्म ऑलरेडी है उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बाकी लोगों को कैसे मैनेज करेंगे? अपने आप में बड़ा सवाल है, उसको ही आग्रह कर रहे हैं। लेकिन चलिए, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या अधिकारी, जिस तरीके से आपने बोला, और ये बात कहीं ना कहीं हर जगह सुनने में, समझने में आती है, क्या वास्तव में उत्तराखंड को ब्यूरोक्रेट चलाते हैं कि जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते, और ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है, मैं आपकी बात से और नेता इतने अपने आप को अक्षम समझते हैं कि शायद उस काम को नहीं। आपसे मैं इस बात का मैं एग्री नहीं करता कि सरकार, माननीय पुष्कर सिंह धामी जैसा सशक्त नेतृत्व तो उत्तराखंड को मिला है। आपने देखा होगा अनेकों जो निर्णय माननीय अपने धामी जी ने लिए हैं, वो कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होने वाले हैं आने वाले समय के लिए। और आपका जो कार्य करने की शैली है, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि यह हमारे लिए प्रेरणादायक है। माननीय धामी जी का नेतृत्व बहुत ही प्रगतिशील है। हाँ, अधिकारी आप में हमारे में से ही है, भारतीय अधिकारी कोई आया नहीं। अधिकारियों की मानसिकता ये हो गई है कि जो निर्देश है उन्हें टालना, ये प्रवृत्ति गलत है। और इस प्रवृत्ति को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, यही मैं आग्रह कर रहा हूँ। लेकिन ये कहना कि
माननीय धामी जी को ब्यूरोक्रेट्स नहीं चला सकते। माननीय धामी जी बहुत आज से राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं। लखनऊ में जब पढ़ते थे तब से अखिल भारतीय विद्यार्थी से काम कर रहे हैं। हर अधिकारी के नब्ज को पहचानते हैं, किससे कैसा काम लेना है जानते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो उनके आदेशों को अवहेलना कर रहे हैं। उन पर निश्चित हमने उनका रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री देंगे और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई कराएंगे, निश्चित रूप से कराएंगे। राजनीतिक पार्टी को एक काम होता है कहीं ना कहीं एक बेहतर काम करके दिखाना, क्रेडिट लेना, अपनी वाहवाही लूटना, ये जरूरी होता है क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को समझाना होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो G20 का कार्यक्रम हो रहा है ऋषिकेश में, 2 जनप्रतिनिधि हैं ऋषिकेश में, एक तरफ अनिता मंगाई जी हैं, दूसरी तरफ प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। क्रेडिट कौन ले जाएगा? इसका क्रेडिट जाएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री मैं कह रहा हूँ सर 2 लोग का ऑप्शन है। वो दोनों लोग में से ऑप्शन वो दोनों लोग में से क्रेडिट मुख्य भूमिका किसकी रहेगी? माननीय मुख्यमंत्री जी भूमिका है और ये दोनों लोग सरकार के अंग है, ये अलग से कुछ नहीं है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर भविष्य में चुनाव होते हैं तो मैं कह रहा हूँ ऐसे हो सकता है कोई विधानसभा लड़ रहा हो, कोई निगम लड़ रहा हो, चलता रहेगा। लेकिन होता है ना कि हाँ चलो इन लोगों में से इन्होंने इस सिचुएशन में बहुत बेहतर काम किया था। देखो मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है श्रेय जाता है माननीय मुख्यमंत्री जाता है और माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन के ये अंग हैं। और आपने कहा किसको जाएगा, तो जो कमल का सिंबल लेके आएगा उसको जाएगा। अंत में एक सवाल जो कहीं ना कहीं एक चीज नजर आई थी जब ये अलग अलग जैसे ऋषिकेश को, रुड़की को, मैं पूरे हरिद्वार लोकसभा की बात कर रहा हूँ, जिला बनाया गया तो ये कहा गया कि जितनी भी पदाधिकारी नियुक्त हुए या जितने पदाधिकारी बने वो सब के सब निशंक जी की टीम के थे। अब ये तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग ऐसे अटकलें लगाते हैं। ये अटकलें या सच्चाई है? मैं तो ये अटकलें आप सारी बातें स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये सब अटकलें हैं। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक निर्णय में चलने वाली पार्टी है और इसमें संगठन के हित में जो निर्णय होते हैं उसमें सबकी सहभागिता होती है। उसमें निर्णय निशंक जी की सहभागिता भी है, उसमें आदरणीय प्रेम जी की सहभागिता भी है, उसमें त्रिवेंद्र जी की सहभागिता भी है और अपने जितने नेता हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं सबकी सहभागिता है। सबके निर्णयों के आधार पर सबके समन्वय बना के ही निर्णय किए जाते हैं। ये तो राजनीतिक दल में काम करने वाले लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन ये सत्यता नहीं है। सत्यता यह है कि सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सामूहिक निर्णय के आधार पर टीम बनती है। ऐसा कई बार होता है कि जो व्यक्ति सत्ता में होता है, जो व्यक्ति पावर में होता है, वो अपने अनुसार पूरी टीम बनाता है ताकि भविष्य में जब वो चुनाव लड़े तो सभी कार्यकर्ता उसके लिए दिल से लग करके काम करें और वो जीत जाए। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में ऐसी स्थिति में है, ये किसी भी नेता को, कार्यकर्ता को नेता बता सकती है। तो इसलिए कोई अगर नेता ये सोचता है कि मैं ऐसे करके वो संगठन चलाऊंगा, वो संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और यहाँ आप मुख्यमंत्री भी कार्यकर्ता है, देश का जो अपने सांसद है वो भी अब कार्यकर्ता है, विधायक भी कार्यकर्ता है। हम लोग ये सोच आगे बढ़ते हैं। और आपने देखा होगा जब भी कोई संगठन कार्यक्रम होता है, जो हमारे यहाँ अध्यक्षीय परंपरा है, जो भी अध्यक्ष होता है चाहे उसमें विधायक हो चाहे मंत्री हो, अध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में सम्मान मिल दिया जाता है। अच्छा, भविष्य में अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो सबसे पहले किसकी कुर्सी खत्म करने की कोशिश करेंगे आप? अगर यहाँ पर 2 लोग, अनिता मंगाई जी या फिर प्रेमचंद अग्रवाल? अभी मेरी भूमिका भारतीय जनता पार्टी के जिला भविष्य की बात की मैंने, अभी की बात ही नहीं। मेरा अभी कार्यकाल 2 साल का और बचा है, तो मैं अभी 2 साल के कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के नाते ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई जिलाध्यक्ष हो उसको अचानक टिकट मिल जाए। ये ऐसा नियम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। मैं एक जनरल सवाल कर रहा हूँ, अगर कोई जिलाध्यक्ष है तो क्या उसको बीच में टिकट नहीं मिल सकता? उसको ये नहीं पार्टी कह सकती कि भाई ऐसा करो तुम टिकट लो और चुनाव लड़ो? ये निर्णय का अधिकार मेरा नहीं है। ये ऐसा होता है या नहीं होता है? ये अधिकार तो ठीक है सर, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का होगा। इस बारे में आपके सवाल का जवाब देना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। इस बारे में निर्णय हमारा प्रदेश नेतृत्व तय करता है, उसे क्या करना, किस कार्यकर्ता कहाँ उपयोग होगा, ये उनका काम है, मेरा काम नहीं। चलिए, जिसका जो काम है उससे हम सवाल जरूर करेंगे, लेकिन ये जो नियम है इस नियम का भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है ऐसा कि क्या कोई व्यक्ति जिलाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का या किसी भी दल का, तो अचानक ऐसा भी हो सकता है कि पार्टी ये कहे कि भाई आप ये सिंबल लीजिए, चुनाव लड़ लीजिए। तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है? आप जवाब देना नहीं चाह रहे हैं या जवाब नहीं देना चाहते, जैसा भी, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन आप जो सोचते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और ऋषिकेश में जो समस्या आपको दिख रही है, जो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी
उसको रिजॉल्व कर सकती है। अच्छा, आईडीपीएल वाली जो प्रॉब्लम है, एक जो पूरा एक बड़ा विषय बना हुआ है, जो लोग ये कह रहे हैं कि आवास को लेकर के आवास खाली करो, सरकार कह रही है आवास खाली करो, और आईडीपीएल के जो कर्मचारी हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम खाली नहीं करना चाहते। देखो, आपने जो इस मुद्दे के लिए बात की है, हालांकि ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। जी मेरी स्वयं की पैदाइश आईडीपीएल की है और मेरे पिता श्री शेर सिंह राणा जी इस आईडीपीएल के फाउंडर कर्मचारी थे। जब पहले 7 लोगों का स्टाफ था, उनमें से मेरे फादर यहाँ पे एक कर्मचारी थे। जी और भारतीय मजदूर संघ से लेकर राम मंदिर समिति, इन सब का निर्माण, क्योंकि संघ के स्वयंसेवक थे, इस नाते उनके कहीं ना कहीं उनकी भूमिका रही है। जी और आईडीपीएल में आज जो भी विषय चल रहा है, मैं इससे अछूता नहीं हूँ, मैं भी इससे कहीं जुड़ा हुआ हूँ, जी लेकिन इसका दूसरा स्वरूप भी देखना पड़ेगा। आईडीपीएल का जब क्लोजर हुआ, आईडीपीएल के क्लोजर के बाद जो भूमिकाएं बनी, उस भूमिकाओं में सबसे बड़ा, अगर आप किसी को ये कह सकते हैं कि क्लोजर की स्थिति क्यों आई, तो ये उन नेताजी की है जो कल यहाँ भाषण दे रहे थे कि हमने रिवाइवल का वो कहते, लेकिन रिवाइवल नहीं हुआ। और मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। आप डायरेक्ट नाम ले लीजिए, कोई बात नहीं, नाम लेना उचित नहीं होता, राजनीतिक पार्टियों में वो तो आप चलता है नाम आप लेना। सब समझ जाएंगे सबको। यहाँ पे जो संयुक्त यूनियन की एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी के चेयरमैन थे और केंद्र में मंत्री थे। आपको ये ध्यान होगा, तो जो आईडीपीएल कर्मचारी, उन्हीं से अगर आप पूछेंगे तो ये निश्चित रूप से बताएंगे आईडीपीएल में क्लोजर में सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की थी। और इन्हीं महोदय ने, आईडीपीएल में इन्हीं के एक नेता ने हॉकी ग्राउंड में हॉकी का टूर्नामेंट कराया था, जिसमें ये मुख्य अतिथि के रूप में इसमें आए थे। और उस भरी सभा में ये कह के गए थे कि मैं आईडीपीएल का रिवाइवल करवा रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, रिवाइवल हो गया क्या? आज की परिवेश केवल कांग्रेस मेरी बात आप कई ऐसे नेता हैं मेरी जो बात आज कह रहे थे, आज उनके कार्यक्रम था, वो कह रहे थे कि मैं ये चाहता हूं कि ये आईडीपीएल पुनः शुरू कर दिया जाए। मैं उसी बात में आ रहा हूँ, आपकी बात में आ रहा हूँ। अगर आपके मन में भाव था, चिदम्बरम जब वित्त मंत्री थे, क्यों उसके लिए रिवाइवल पैकेज तैयार किया? क्यों उस समय लोग जो इन्हीं के नेता थे चक्कर काटे, क्यों उनकी बात पूरी नहीं हुई? आज अगर आप आईडीपीएल के निवासियों के लिए मन में अच्छा भाव रख रहे हैं, तो मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जवाब भी देना पड़ेगा। ये जो आईडीपीएल का ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है और इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें किसी भी नेता को ये समझ में नहीं आ रहा है, खासतौर पर बीजेपी के नेताओं को, कि हम जाएं कहाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मन में स्पष्ट भाव है और आज भी जो पॉजिटिव सोच के लोग हैं इस आंदोलन में, वो मेरे संपर्क में हैं और मैं क्या कर रहा हूँ उनको उसकी जानकारी है। निश्चित रूप से इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। आईडीपीएल में जो निवास कर रहे हैं, अगर आप आईडीपीएल में जाएंगे और इस सत्यता को आप कहीं ना कहीं पड़ताल करने की कोशिश करेंगे, तो एक वर्ग ऐसा है और अधिकांश संख्या में वो लोग हैं जिनके आवास या तो आईडीपीएल के बाहर है, उन्होंने बाहर अपने किराए बिठा रखे हैं, आईडीपीएल में रह रहे हैं, या ऐसे ही लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, आईडीपीएल कमरे जो है किराए बिठा रखे हैं। अभी भी आईडीपीएल में जो अपना ए टाइप है, 6 से 7 हज़ार रुपये महीने का किराया लोग दे रहे हैं। ये लोग कौन है? ये निमित्त लोग हैं। इनके चक्कर में जो जरूरतमंद लोग हैं तो वो पिस रहे हैं। नहीं, यहाँ तो जरूरतमंदों को मिलेगा ऐसा तो नियम ही नहीं है। मैं उसी बात यहाँ तो ये नियम है कि भाई तुम खाली कर दो, हम यहाँ पर कुछ और डेवलप करने मैं आपसे उसी बात पे आ रहा हूँ। आप मेरी अगर बात पूरी करने देंगे तो मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। निश्चित रूप से हैं ऐसे लोग जिन पर वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं है कि वो अपने निवास कहीं के बना सकें। उनके लिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से पत्र भी दिया है और माननीय मुख्यमंत्री से हमने कहा भी कोई ऐसी व्यवस्था में हो सकती है क्या कि ऐसे लोग जो वाकई में पात्र लोग हैं उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए, या उनको कहीं पे एक छोटे मोटे प्लॉट अलॉट करके वहाँ पे एक बिल्डिंग बना के उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। क्योंकि खाली हम लोग ये कहें कि यहाँ पे आईडीपीएल वालों कमरा अलॉट कर दें, इससे समस्याओं का समाधान नहीं होता। 833 कैटेगराइज करेंगे कि जो योग्य हो सकते हैं, जो उस आपके उस कैटेगरी में आ सकते हैं। मेरी सोच ये है कि जिन लोगों पे निवास नहीं है, वाकई जो पात्र लोग हैं, जिनकी स्थिति मैं जानता हूँ, कई लोगों को जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि वाकई उनकी स्थिति बड़ी दयनीय स्थिति है, ऐसे लोगों को निश्चित से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, किसी भी योजना के अंतर्गत, देखो प्रधानमंत्री आवास की योजना की कैटेगरी अलग है, वो बीपीएल के जो लोगों को मिलता है और उसके लिए क्योंकि सरकारी कर्मचारी रहे ये उस श्रेणी में नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी मानवता के आधार पे मेरा माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह रहा, मैं पत्र भी दिया, पुनः भी उनसे मेरे मीटिंग का मेरी टाइम मांगा उनसे मैंने, और निश्चित रूप से बारे में प्रयास कर रहा हूँ कि जो पात्र लोग हैं,
व जिन पर वाकई दिक्कत है उनके लिए कोई ना कोई सरकार की तरफ व्यवस्था होनी चाहिए। मैं उसमें कितना सफल होता हूँ मैं इसमें गारंटी नहीं देता, लेकिन मेरा प्रयास उसमें है। नहीं, हरीश लेकिन रावत जी ने भी कहा कि अगर निशंक जी भी इसके अंदर अग्रणी भी भूमिका निभाते हैं, प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देते हैं, तो निशंक जी के निश्चित रूप से मेरी अभी 3 दिन पहले निशंक जी मेरे कार्यक्रम में साथ में थे और निशंक जी ने इस बात को लेकर कहा है कि मैं इस बारे में लग रहा हूँ और माननीय निशंक जी के नेतृत्व में ही मैं मुख्यमंत्री से मिलने वाला हूँ। उसको लेकर माननीय निशंक जी के नेतृत्व में बोलने मुख्यमंत्री से मिलने वाला हूँ और निश्चित रूप से हम इससे समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। कोई ना कोई समाधान निकलेगा, ऐसा मेरी आशा है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी आपको देखना चाहिए। आज एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर का यहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहा है। आप कल्पना कीजिए उस प्रोजेक्ट से कितना बड़ा रोजगार का यहाँ पे जनरेट होगा, टूरिज्म को कहाँ पे कितना बड़ा यहाँ पे बूम मिलेगा, इसके बारे में कल्पना करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। केवल हम लोग इस कॉलोनी को 833 एकड़ भूमि को ये सोच के छोड़ दें कि आईडीपीएल कर्मचारी को हम दे दें, तो ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के निवासी से जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनसे कहीं ना कहीं ये विश्वासघात होगा। चलिए, तो आईडीपीएल को लेकर के भी जो सवाल मैंने किए उसको लेकर के अगर आप कुछ जवाब देना चाहते हैं या कमेंट सेक्शन में अपनी कोई भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, आप खुले तौर पर दे सकते हैं। बहुत सारे विषयों को लेकर के हम आते रहेंगे दोस्तों। आपने जो समय दिया सर उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अब मैंने फिर से कहा कि जो कुछ भी आपके मन में आता है इन विषयों को लेकर के आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।